चलो आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स। इनके बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो देखो, ये दोनों जो टर्म्स हैं, चाहे सेक्स लिमिटेड की बात करें या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड की बात करें, इनमें जीन्स तो रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं, लेकिन जीन्स के साथ साथ सेक्स हार्मोन्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सेक्स हार्मोन को हम ऐसे कह सकते हैं कि वो उस जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए नेसेसरी एनवायरनमेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये सेक्स हार्मोन्स क्या कर सकते हैं? दे कैन इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ सर्टेन जीन्स। तो क्या करते हैं ये? देखो, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप जो है वो इन हार्मोन की प्रेजेंस पे इतना ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर ये हार्मोन, सेक्स हार्मोन नहीं प्रेजेंट होगा तो ये जीनोटाइप अपने आप को शो ही नहीं कर पाएगा। मतलब कि इस जीनोटाइप का जो फिनोटाइप है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। और वो हार्मोन जिस पर्टिकुलर सेक्स में, मेल सेक्स या फीमेल सेक्स में निकल रहा होगा, बन रहा होगा, उसी सेक्स में वो जीनोटाइप एक्सप्रेस होगा। तो एक्सप्रेशन इज लिमिटेड टू वन सेक्स। और किस सेक्स में? जिस सेक्स में वो हार्मोन प्रेजेंट है। ठीक है। इसी वजह से ऐसे ट्रेट को या ऐसे जीनोटाइप को हम कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेक्स में ही लिमिटेड है। दूसरे सेक्स में वो जीनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्स में वो हार्मोन मौजूद नहीं है। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स ये कहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं? सिर्फ एक सेक्स में, इन ओनली वन सेक्स। जबकि जीन्स जो होती हैं वो दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो हार्मोन रिक्वायर्ड है एक्सप्रेशन के लिए वो किसी एक सेक्स में ही होगा। तो उसी सेक्स में वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स जो होते हैं दे आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल जीन्स। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा था, उसमें तो जिस जीन के इनहेरिटेंस की बात हो रही है वो जीन सेक्स क्रोमोसोम पे ही मौजूद होना चाहिए, चाहे एक्स क्रोमोसोम पे हो चाहे वाई क्रोमोसोम में। इन जनरल हम सेक्स लिंक्ड को एक्स लिंक्ड कह देते हैं। लेकिन यहाँ कहानी अलग है। सेक्स लिमिटेड ट्रेट अगर है तो ऑटोसोमल जीन्स जो है ये जनरली शो करती हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। और ये जो एक्सप्रेशन इन जीन्स का आता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या फिनोटाइप डेवलप करता है। जैसे ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो फीमेल्स तक ही लिमिटेड है, अनटिल अनलेस कोई ऐसा सिंड्रोम हो जाए जिसमें गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन हो जाती है। मेल्स में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, तो एबनॉर्मेलिटी की हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली ब्रेस्ट जो है वो फीमेल्स में ही डेवलप होता है, जबकि जीन फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल्स। सिमिलरली ब्रेस्ट टिश्यू से ही इसका जो रोल होता है लैक्टेशन का, तो यानी कि मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए जो जीन होती है वो भी मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। लेकिन स्पेसिफिक हार्मोन की मौजूदगी सिर्फ फीमेल में होती है जो लैक्टेशन कराने के लिए, अब मिल्क की सिंथेसिस के लिए जरूरी होती है या ज़्यादा मात्रा में बनती है। जैसे मान लो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना होगा तो उसके लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। तो एस्ट्रोजन मेल्स में भी सिक्रीट होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फीमेल्स में उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। सिमिलरली मिल्क सिंथेसिस और मिल्क रिलीज ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो लैक्टेशन का मेन काम किस हार्मोन का होता है? मतलब कि सिंथेसिस ऑफ मिल्क का, बताओ। ऑक्सीटोसिन।
प्रोलैक्टिन का होता है यार, नहीं, ऑक्सी, उससे तो रिलीज होता है ऑक्सी, हाँ हाँ प्रोलैक्टिन ही होता है, प्रोलैक्टिन जो है, ऑक्सीटोसिन तो से रिलीज होता प्रोलैक्टिन के लिए जो जीन है वो तो मेल्स में भी मौजूद है, लेकिन हार्मोन नहीं, सॉरी, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो जीन है वो मेल्स में भी मौजूद है, लेकिन वो हार्मोन नहीं है, तो इसलिए मेल्स में मिल्क फॉर्मेशन नहीं होता है। सिमिलरली ये बियर्ड ग्रोथ, दाढ़ी मूछ, ये सब जो है वो मेल्स तक ही लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि दाढ़ी मूछ का जो इसको, इसके लिए जो जीन्स हैं वो एंड्रोजन के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस करती, टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में। तो अगर किसी फीमेल को टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दे दिए जाएं तो उसमें भी फिर वही दाढ़ी मूछ, कुछ महिलाओं में निकलती है मूछ वूछ, ऐसे है। देखते हैं। सर, हाँ, ये पहले वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, जो ऊपर ये वाला ब्रेस्ट डेवलपमेंट वाला, नहीं, एग्जाम्पल के पहले वाला। एग्जाम्पल के पहले ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट वाला, ये वाला। जी सर। भाई, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय ऑटोसोमल जीन्स। कहने, ये नहीं समझ में आया। हाँ, कहने का मतलब ये है कि जीन, लैक्टेशन का एग्जांपल ले लेते हैं चलो। मिल्क के फॉर्मेशन के लिए जो जीन होगी वो किसी ऑटोसोम पे प्रेजेंट होगी, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस कब करेगी? जब उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन का इन्फ्लुएंस मिलेगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलेगा? फीमेल की बॉडी में। तो जीन तो वो ऑटोसोम पे लोकेटेड है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन के लिए जो हार्मोन चाहिए वो सिर्फ किसी एक सेक्स में मिल रहा है, दैट इज फीमेल। अब बात आई समझ में? जी सर। हम्म। अब सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स या सेक्स कंडीशन ट्रेट्स की बात करते हैं, ये दोनों सेम चीजें हैं। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट जो होता था अभी हमने तुरंत देखा, ये क्या है? इट इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन कैन बी कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। सेक्स लिमिटेड ट्रेट के केस में हमने देखा कि हॉर्मोन्स की वजह से ही जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा, तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, हार्मोन नहीं तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं। लेकिन थोड़ा सा कम एक्सट्रीम या लेस एक्सट्रीम केस जब हम देखते हैं तो वो आता है किसका? सिक्स इन्फ्लुएंस्ड, या उसी को हम कह रहे हैं सिक्स कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे जो डोमिनेंस रिलेशनशिप है दोनों एलील्स का, वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होती है किस चीज से? हार्मोन से ही ये भी इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंस रेसेसिवनेस जो रिलेशनशिप है दो एलील्स के बीच में, उस पे सिर्फ असर पड़ेगा, वहां ऊपर तो एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा। अगर हार्मोन सेक्स लिमिटेड ट्रेट में जो हमने अभी देखा, वहां अगर हार्मोन नहीं होगा तो एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पे एक्सप्रेशन घट बढ़ हो सकता है, मतलब कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यानी कि वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर भी सकती, नहीं कर सकती, दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो डोमिनेंस शो कर पा रही है कि नहीं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट हार्मोन। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। इन दिस केस द एलील इज डोमिनेंट इन, इज लिखा है, ये इन होगा, allele is dominant in one gender but recessive in opposite gender। एक जेंडर में वही एलील डोमिनेंट की तरह करेगी, लेकिन दूसरे में ऑपोजिट जेंडर में रेसेसिव की तरह। जैसे एग्जांपल पैटर्न बाल्डनेस का हम ले, अभी इसको हम थोड़ा सा सम अप करेंगे लास्ट में तो और इजीली समझ में आ जाएगा। पैटर्न बाल्डनेस अगर ह्यूमंस में डिस्कस करें हम, तो इसका मतलब क्या होता है? प्री मैच्योर लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द फ्रंट एंड टॉप ऑफ द हेड। तो उजड़ा चमन होना, यही है पैटर्न बाल्डनेस, और क्या है? मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है ये, मोर कॉमन इन मेल्स। ठीक है, अगर वेमेन के पास, महिलाओं में पैटर्न बाल्डनेस का जीनोटाइप है, तो उस कंडीशन में
थिनिंग ऑफ हेयर होगी। थिनिंग मतलब बाल थोड़े से झड़ जाएंगे, उतने घने नहीं रहेंगे, लेकिन कंप्लीट लॉस नहीं होगा। कैसे होगा, क्या होगा, अभी जीन का भी हम डिस्कस करेंगे इसका। फिर वही बात आई, जो जीन पैटर्न बाल्डनेस कॉज करती है वो ऑटोसोमल ट्रेट की तरह इनहेरिट होती है। ऊपर सेक्स लिमिटेड में भी हमने देखा था ऑटोसोमल था मामला, और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड में भी ऑटोसोमल ही है मामला। जब मेल हेटेरोजाइगस होता है बाल्डनेस एलील के लिए, तो वो बाल्ड हो जाता है, ऐसे बी भी लिख देते हैं। इस कंडीशन में मेल जो है वो क्या हो जाएगा, बाल्ड, टकला हो जाएगा। लेकिन अगर फीमेल में यही कंडीशन होगी, हेटेरोजाइगस फीमेल, तो वो बॉल्ड नहीं होगी। इसी कंडीशन की फीमेल जो है, शी विल नॉट बी बॉल्ड। महिलाओं में गंजापन कैसे आएगा, जब होमोजाइगस स्टेट हो जाएगी उस एलील की, बाल्डनेस एलील की, तब ये ट्रेट जो है वो डेवलप होगा। अभी वो नीचे एलील का भी हम डिस्कशन कर देंगे। तो जो सेक्स इन्फ्लुएंस नेचर है पैटर्न बाल्डनेस का, सेक्स की वजह से ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, बाल्डनेस एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि किस सेक्स में मौजूद है इसका एक्सप्रेशन। तो ये किस चीज़ से अफेक्टेड होता है, मेल सेक्स हार्मोन से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है, एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा है, तो पैटर्न बाल्डनेस की जो जीन है वो एक्सप्रेस करेगी। और अगर वो हार्मोन कम है, तो ये जीन एक्सप्रेस अपने आप को पूरी तरह से नहीं कर पाएगी। थोड़ा एक्सप्रेस करेगी, थिनिंग ऑफ हेयर हो जाएगी फीमेल्स में, लेकिन पूरी तरह से नहीं करेगी। अब इसकी समरी यहाँ पे आप देख लें तो सेक्स लिंक ट्रेट्स जो होते हैं वो एलोसोम्स में मौजूद होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स में। लेकिन सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स जो है वो ऑटोसोम्स में जनरली मौजूद होते हैं, ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस। तो ये क्लियर हुआ। अब इसको हम सम अप करें। सेक्स लिंक ट्रेट पहले भी हम लोग देख चुके हैं, फिर से देख लो, एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं। सेक्स लिंक ट्रेट क्या है, विच इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन और एन एलील लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, मालूम है हमको। ह्यूमंस में सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, ये भी मालूम है। मोस्ट सेक्स लिंक ट्रेट्स जो है वो एक्स लिंक्ड होते हैं, ये भी मालूम है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सब एक्स क्रोमोसोम पे इसकी जीन्स पाई जाती हैं। वाई लिंक ट्रेट का एक एग्जांपल यहाँ पे हेयरी ईयर हो गया, ईयर हो गया। जैसे कौन है, लालू प्रसाद यादव है, के अंदर तो एक्स्ट्रा कॉपी है इस जीन की। खैर, महिलाओं के कभी बाल नहीं दिखेगा कान पे, अगर दिख गया तो फिर डाउट, समझ लो। सेक्स लिमिटेड ट्रेट की अगर हम बात करें तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट ऑटोसोमल, लिमिटेड का मतलब ही है कि इट इज लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स या वन जेंडर। क्यों, क्योंकि हार्मोन का डिफरेंसेस या एनाटॉमिकल डिफरेंसेस भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। और एनाटॉमी भी डेवलप किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। एनाटॉमी का मतलब यही ब्रेस्ट डेवलपमेंट की जो हमने बात की, तो फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं होता है। तो इसको हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट कहते हैं। जैसे लैक्टेशन है फीमेल्स में, तो मिल्क सिक्रीशन जीन्स जो है वो मेल्स में भी प्रेजेंट है, फीमेल्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन लैक्टेशन सिर्फ फीमेल्स में होता है। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, तो ये भी ऑटोसोमल, लेकिन ये सेक्स क्या है उस इंडिविजुअल का, उससे इन्फ्लुएंस होती हैं। कुछ जीन्स या कुछ जीन कह रहे हैं, वही जीन जो है वो अलग अलग लेवल या अलग अलग डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन शो करेगी इन ईच सेक्स। जैसे अभी ऊपर हमने पैटर्न बॉल्डनेस का, यहाँ पे भी एग्जांपल वही है बॉल्डनेस का। तो सेक्स इन्फ्लुएंस जीन्स जो होती हैं ये डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो करती हैं, जहाँ पे वही जीन
डोमिनेंट इफेक्ट शो करेगी किसी एक सेक्स में और रेसेसिव इफेक्ट शो करेगी दूसरे सेक्स में। वही बातें हैं सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये वाला जीनोटाइप है कैपिटल वाला, तो मैन भी बॉल्ड और वुमेन भी बॉल्ड। लेकिन हेट्रोजाइगस स्टेट अगर होगी तो मैन तो बाल्ड हो जाएगा, लेकिन वुमेन जो है वो नॉन बाल्ड हो जाएगी। और रिसेसिव में तो कोई भी बाल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट का एग्जांपल हो गया। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। कोई कंफ्यूजन है? बताओ। एनीवन? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, एक बार पढ़ेंगे तो लग जाएगा। हाँ, पढ़ लोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेक्स लिमिटेड का मतलब ये हो गया एक्सट्रीम एग्जाम्पल, अगर हार्मोन होगा तो जीन एक्सप्रेस करेगी, नहीं होगा तो नहीं एक्सप्रेस करेगी, कहानी खत्म। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का मतलब ये है डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन होगा। एक सेक्स में एक्सप्रेशन कम होगा, दूसरे सेक्स में ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं मेल फीमेल में। बॉल्डनेस फीमेल में भी पॉसिबल है। बस ये है कि जीनोटाइप जो है ये इसका जीन का वो चेंज हो जाए, या हम कहें होमोजाइगस स्टेट में आ जाए। लेकिन यहाँ पे तो डेवलपमेंट की संभावना ही नहीं है, ना के बराबर है, अनटिल अनलेस कोई डिसऑर्डर ना हो जाए। तो डिसऑर्डर के केस हम नहीं डिस्कस कर रहे यहाँ पे। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। वैसे तो पेडिग्री एनालिसिस थी, लेकिन पेडिग्री एनालिसिस कल बताएंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, उसको जानने से पहले क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस या क्वालिटेटिव ट्रेट के बारे में हम लोग बात कर लें। तो क्वालिटेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं? ये ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनमें डिस्टिंक्ट फिनोटिपिक क्लासेस मौजूद होती हैं। डिस्टिंक्ट फिनोटिपिक क्लासेस का मतलब क्या हो गया कि एक फिनोटाइप दूसरे फिनोटाइप से एकदम क्लियर कट डिमार्केशन रखे होगा, क्लियर कट डिफरेंस, कि दोनों फिनोटाइप अगल बगल रख दिए जाएं तो हम क्लियरली बता देंगे कि ये फला फिनोटाइप है और ये उसका दूसरा वेरिएंट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेंडेलियन ट्रेट्स में प्लांट हाइट एक एग्जाम्पल ले लिया, 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए थे। टॉल और डॉर्फ, ये दो फिनोटाइप्स हो गए। अब टॉल और डॉर्फ अगल बगल रख दोगे तो क्लियरली बता दोगे कि भाई हाँ ये, तो इसका मतलब कि डिस्टिंक्टनेस है फिनोटाइप में। तो ये होता है क्वालिटेटिव ट्रेट। अब इस तरह का जो डिस्टिंक्ट या डिस्क्रीट फिनोटाइप है, उसके लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही जीन होती है, या कभी कभी बहुत कम नंबर ऑफ जीन्स हो सकती हैं, वेरी फ्यू, मतलब ज्यादा तो नहीं ही होंगी इन एनी केस। और इसी वजह से ये डिस्टिंक्ट फिनोटाइप आएगा। तो हम तो जानते थे टी लिखते थे और स्मॉल टी लिखते थे, ये टॉलनेस के लिए हो जाता था, और ये अगर होमोजाइगस स्टेट में तो डॉर्फनेस के लिए। ये जो फिनोटाइप्स होते हैं क्वालिटेटिव ट्रेट वाले, दे आर ऑल्सो नॉट अफेक्टेड मच बाय द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जीनोटिपिकली इतने फिक्स हो चुके हैं इन दी ऑर्गेनिज्म कि एनवायरनमेंट अगर का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर क्वालिटेटिव ट्रेट्स के ऊपर नहीं पड़ता है। ये बड़ा की डिफरेंस है बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। तो दे आर नॉट मच अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। लेकिन अब बात करें हम क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की, तो वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि दे आर ऑपोजिट टू द क्वालिटेटिव ट्रेट। तो उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मेनी ट्रेट्स एग्जिबिट वेरिएबिलिटी। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो वेरिएबिलिटी शो करते हैं,
और ये जो वेरिएबिलिटी होती है इसको हम अलग अलग फिनोटिपिक क्लास में नहीं रख सकते। तो मान लो कि किसी चीज का कलर जो है वो ऐसे समझो ये वाला नीला है, और उसका दूसरा वेरिएंट आया, उसका कलर ये वाला नीला है। अभी तो वैसे भी तुम लोग देख के बता सकते हो। कोई बताओ इन दोनों में क्या एकदम क्लियर कट डिफरेंस निकल के आ रहा है क्या? दिख रहा है? वो तो डिपेंड करेगा कि मोबाइल के स्क्रीन की क्वालिटी कैसी है। दिख रहा है पर्पल है ब्लू। लो भैया, अब सबकी आंख भी ठीक है तो अच्छी बात है। खैर, कुल मिला के इसका अगर बहुत स्लाइट वेरिएशन यहाँ पे हमने बनाया होता तो हो सकता है डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी सी समस्या होती। यहाँ तो क्लियर कट हो गया। तो अब वो स्लाइट वेरिएशन ऐसा इमेजिन कर लो कि वो स्लाइट वेरिएशन होते होते और तब ये पर्पल तक पहुंचा। तो इसका मतलब कि हम अलग अलग नहीं देख सकते, एक कॉन्टिन्यूएशन में है। ठीक है? तो सर जैसे बॉडी कलर। हाँ, बॉडी कलर तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत वेरिएशन हमको मिलते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का तो टिपिकल एग्जांपल है ही है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट कह क्या रही है कि इन कंट्रास्ट मेनी ट्रेट्स एग्जिबिट वेरिएबिलिटी विच कैन नॉट बी फिटेड इनटू सेपरेट phenotypic classes known as discontinuous variability। ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबिलिटी टर्म है ना, ये सेपरेट फिनोटिपिक क्लास के लिए यूज किया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। सेपरेट फिनोटिपिक क्लासेस नोन एज डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबिलिटी, यानी कि अगर अलग अलग फिनोटिपिक क्लासेस हमको मिल जाएंगे तो उसको हम कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी नहीं है। एक टॉल है एक डॉर्फ है तो उसमें कॉन्टिन्यूटी कैसी नहीं है। सच ट्रेट्स फॉर्म अ स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोटाइप्स। स्पेक्ट्रम तो जानते ही हो ना, जैसे कलर, 7 कलर में प्रिज्म अगर लगाओगे तो वाइट लाइट को वो डिफ्रैक्ट कर देगा। लेकिन जब उसको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि वॉयलेट कहाँ खत्म हुआ और इंडिगो कहाँ शुरू हुआ। उस बाउंड्री को क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ भी वही टर्म इस्तेमाल कर लिया गया कि सच ट्रेट्स फॉर्म अ स्पेक्ट्रम ऑफ फिनोटाइप्स विच ब्लेंड टुगेदर। ब्लेंड मतलब मिक्स हो जाना। फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक से दूसरे में एकदम इतना घुल मिल गए, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबिलिटी ही क्वांटिटेटिव ट्रेट को डिनोट करता है। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबिलिटी क्वालिटेटिव ट्रेट को डिनोट करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे डिटेल में क्वांटिटेटिव ट्रेट्स की। तो हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। तो ऐसे ट्रेड्स जो कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं उनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उनका मात्रा पता लगा सकते हैं। कैसे कैसे? या तो उनका मात्रा नाप के पता लगाएं, लंबाई उम्बाई से मेज़र करें, उनका वजन ले लें, वेट मेज़र कर लें, या उनकी संख्या को काउंट कर लें। ठीक है? तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन शो करने वाले जितने भी ट्रेड्स होते हैं उनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय मेजरिंग और वेइंग और काउंटिंग। दैट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रेड्स कौन कौन से हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे बॉडी वेट, तो बॉडी वेट को हम क्या करेंगे, नाप लेंगे, वे कर लेंगे। ह्यूमन स्किन कलर, इसका क्या करेंगे जी? इसका तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, मेजरिंग वेइंग काउंटिंग इन तीनों में नहीं आएगा। फिर बोल बोल के, गोरा ज्यादा गोरा, कम काला, बहुत है काला, एकदम काला, ऐसे बोल बोल के ना। खैर जैसे भी कर लेंगे, कलर ग्रेड इस्तेमाल कर लेंगे हम। फिर एग और मिल्क प्रोडक्शन,
तो इसमें क्या करेंगे, मिल्क अगर है तो उसमें उसकी क्वांटिटी मेजर कर लेंगे, एग है तो काउंट कर लेंगे, यील्ड ऑफ ग्रेन्स पर एकड़, तो इसमें क्या होगा, नाप लेंगे भाई कितने बुरा गेहूं जो है पैदा हुआ एक एकड़ में। तो ये जो ट्रेट्स हैं विच आर क्वांटिफाइबल, दे आर नोन एज क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, और ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबिलिटी शो करते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का एक और नाम है मीट्रिक ट्रेट्स, क्योंकि मेजर कर सकते हैं इसलिए मीट्रिक। अब देखिए यहां पे ध्यान से, क्लियर दिख रहा है? जी सर। हम्म। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, एक ये एग्जाम्पल है मटर का जो हमने लिया है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव ट्रेट। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है क्वालिटेटिव ट्रेट में क्या ले रहे हैं, हाइट ऑफ पी प्लांट। तो डॉर्फ और टॉल ये लिख देते हैं, ये बेकार कलर है, क्वालिटेटिव, और ये वाला हो जाएगा क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या है, पी की हाइट ले ली, डॉर्फ और टॉल के बीच में क्रॉस कर, ये नंबर से बात हो रही है, इसको हाइट मत समझ लेना कि अरे डॉर्फ का भी वही हाइट है टॉल का भी, नहीं। नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, यानी कि डॉर्फ की भी सेम संख्या है, टॉल की भी सेम संख्या है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन मिली। F1 में हमको मालूम है सारे के सारे टॉल मिलते हैं। फिर इस F1 की सेल्फिंग कराई गई, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3:1 रेशियो आता है टॉल और डॉर्फ का। ठीक है, तो डॉर्फ की संख्या कम हो गई तो ये छोटा हो गया, ये संख्या है भैया, डॉर्फ का मतलब ये नहीं कि इसका साइज छोटा हो गया, कोइंसिडेंटली वो भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये नंबर को डिनोट कर रहा है, और टॉल जो है वो इनकी संख्या ही है। क्वांटिटेटिव में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे भी काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स कितने निकल के आ रहे हैं। तो डार्क रेड और वाइट, इन दोनों के बीच कर्नल कलर की बात हो रही, किस रंग का वो दिख रहा है गेहूं का दाना। तो डार्क रेड और वाइट के बीच में हम जब क्रॉस करा रहे हैं तो हमको अगली जनरेशन F1 वाली जो मिल रही है उसमें इंटरमीडिएट कलर आ रहा है, ना पूरा डार्क है ना पूरा वाइट है, बीच का कलर आ गया। जब इसकी सेल्फिंग कराई हमने तो हमने देखा वापस से हमको डार्क रेड भी मिल गया, वाइट भी मिल गया, और इंटरमीडिएट कलर वाला भी मिल गया, लेकिन डार्क कम मिला, वाइट भी कम मिला, इंटरमीडिएट कलर वाला ज़्यादा मिला इन दोनों से। इस तरह का जो टिपिकल इनहेरिटेंस पैटर्न है वो क्वांटिटेटिव ट्रेट में आता है। अभी क्या उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे कैसे आता है, क्या मतलब होता है उसका। तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव ट्रेट जो होता है, इसमें खासकर इस एग्जांपल की बात करें हाइट ऑफ पी प्लांट, तो या तो टॉल होगा और या तो डॉर्फ होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आपको मिलेगा, एक्सट्रीम्स ही मिलेंगे दोनों तरफ। लेकिन क्वांटिटेटिव ट्रेट की बात करें, जिसका एग्जांपल हमने लिया गेहूं के दाने का जो रंग होता है, तो ये रंग जो है इट वेरीज फ्रॉम वन फिनोटिपिक एक्सट्रीम, जिसको हम डार्क रेड कह रहे हैं, टू अदर जिसको हम वाइट कह रहे हैं, यानी कि एकदम सुर्ख लाल से रंग से लेके और सफ़ेदी तक, और उसके बीच में जितने भी वेरिएशंस पॉसिबल होंगे वो मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं हम, वो भी ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सट्रीमली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंट्स मिलेंगे। तो वो कितनी संख्या होगी वो भी अभी हम आगे देख लेंगे कि आखिर रेड, डार्क रेड और वाइट के बीच में कितने फिनोटिपिक वेरिएंट्स मिल सकते हैं, तो वो भी देख लेंगे हम अभी। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के बेसिक डिफरेंस की बात करें तो कहाँ डिफरेंस अराइज होता है, किस वजह से आता है? डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ नॉन एलेलिक जीन्स कंट्रीब्यूटिंग टू द phenotypic वेरिएबिलिटी। और ये नॉन एलेलिक जीन्स कहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के केस में
नॉन एलेलिक जीन्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। दूसरा डिफरेंस आता है ड्यू टू द डिग्री टू विच द phenotype इज मॉडिफाइड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फिर से वही बात कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो क्वालिटेटिव ट्रेट को उतना अफेक्ट नहीं करते हैं जितना कि क्वांटिटेटिव ट्रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे स्किन कलर का एग्जांपल लिया तुमने, तो जिसका नेचुरल कलर है स्किन का वो तो ठीक है, लेकिन अभी धूप में एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए, एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाए कि धूप में ही खड़ा रहना है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो कलर काला हो जाएगा। या डार्क रंग का कोई आदमी है 24 घंटा एसी में, या ठंडी जगह कहीं भेज दो जहाँ सनलाइट से एक्सपोजर ही नहीं, तो थोड़ा सा उसका स्किन टोन इंप्रूव हो जाएगा। तो क्वांटिटेटिव जो ट्रेड्स होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, क्वालिटेटिव नहीं होते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में, अब यहाँ पे कंपैरेटिवली हमने लिख दिया था, लेकिन मेन पॉइंट्स तो हमको क्वांटिटेटिव के ही पढ़ने हैं क्योंकि इसी का इनहेरिटेंस देख रहे हैं। क्वालिटेटिव तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेंडल, नॉन मेंडेलियन और क्या क्या सब पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट, पहली चीज ये है इसमें जानने की, दे आर गवर्न बाय मेनी नॉन एलेलिक जीन्स, मेनी नॉन एलेलिक जीन्स एट डिफरेंट लोकाई। नॉन एलेलिक जीन्स समझ रहे हो ना, बस वो टिपिकल कर दिया है टर्म को। नॉन एलेलिक का मतलब क्या, अरे भाई कह दो सीधे अलग अलग जीन्स, तो ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। तो कई अलग अलग जीन्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव ट्रेट को मिलके कंट्रोल करती हैं। उनमें से हर एक जीन जो होती है वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपना देती, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन देगी, और वो कंट्रीब्यूशन इतना छोटा होगा, फिनोटाइप में वो कंट्रीब्यूशन उस जीन का इतना छोटा होगा कि इंडिविजुअल इफेक्ट अगर हम उस जीन का देखना चाहें तो वो हम नहीं देख सकते हैं। और इंडिविजुअल इफेक्ट, एक इंडिविजुअल जीन का, सिंगल जीन का देखने के लिए हमको वही मेंडेलियन मेथड से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक जीन हो गई तो फिर वो क्वालिटेटिव में आ गया मैटर। तो अगर मेंडेलियन पैटर्न में हम इंडिविजुअल जीन का उस फिनोटाइप को लाने के लिए कंट्रीब्यूशन देखें तो हमको कुछ नहीं नजर आएगा, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब हर एक नॉन एलेलिक जीन अपना अपना असर देती है तो वो असर जो होता है एडिटिव होता है, जुड़ता चला जाता है, और जुड़ने के बाद एकता में, संगठन में शक्ति है। जुड़ने के बाद ओवरऑल जो फाइनल फिनोटाइप निकल के आता है वो डिटेक्टेबल भी होता है और क्वांटिफाइबल भी होता है। तो हर एक नॉन एलेलिक जीन का जो असर है वो एडिटिव है, और या हम कहें कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करती है। अब चूंकि एक से ज्यादा एलील्स, सॉरी एक से ज्यादा जीन्स, बार बार नॉन एलेलिक जीन्स कह रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको, एलील्स की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जीन्स की बात कर रहे हैं। तो चूंकि एक से ज्यादा जीन्स यहाँ पे किसी गिवन ट्रेट के एक्सप्रेशन को डिटरमाइन कर रही हैं, इसीलिए जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं उनको हम पॉलीजीनिक ट्रेट्स कहते हैं। पॉलीजीन, कई जीन्स इन्वॉल्व होकर एक ट्रेट को अफेक्ट कर रही हैं, और इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई भी एलेलिक पेयर डोमिनेंस नहीं शो करेगी। हर एक इंडिविजुअल जीन तो छोड़िए, हर एक इंडिविजुअल एलील का जो इफेक्ट होता है वो भी एडिटिव होता है, कोई किसी के ऊपर हावी नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको डोमिनेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, डोमिनेंस, रिसेसिव, ये सब क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में मिलता है।
तो हाँ, उसके अलावा एक और बात क्या है कि यहाँ पे किसी तरह का जेनेटिक इंटरेक्शन नहीं मिलेगा बिटवीन द नॉन एलील्स विच आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई, है ना। नॉन एलील्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए टर्म होता है इंटरजीनिक इंटर हाँ, तो इंटरजीनिक के लिए कोई टर्म है। अगर दो अलग अलग जीन्स की एलील्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हो तो फिर उसमें क्या हो सकता है, क्या कहते हैं उसको, पढ़ लिए वो सब। कॉम्प्लीमेंट्री हाँ, मतलब जिनसी पहुंच गई हो वहां पे, सही है। इपिस्टेसिस। तो ये तो मास्क करती है ना, तो वो एपिस्टेसिस होती है। अरे भैया कुछ करती तो है, इन्फ्लुएंस करना या अफेक्ट करना कुछ करती हाँ, है तो ना। ये सारे एग्जांपल इंटरजीनिक इनहेरिटेंस के, एपिस्टेसिस या कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, कोलैबोरेटर जीन, ये सब कुछ इसका एग्जांपल है। तो वही बात है, तो वही हम कह रहे हैं। तो पहुंच तो गई थी तुम कॉम्प्लीमेंट्री में। भाई आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो कहानी हो रही थी ये यहाँ पे लागू नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी तरह का जेनेटिक इंटरेक्शन जो है नॉन एलील्स में नहीं होता। तो देयर इज नो जेनेटिक इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलील्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की। हर एक जीन लोकस जो है इट मे बी ऑक्यूपाइड बाय आइदर अ कंट्रीब्यूटिंग एलील। कंट्रीब्यूटिंग एलील वो एलील होगी जो फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने में अपना इफेक्ट शो कर रही होगी। नॉन कंट्रीब्यूटिंग एलील भी मौजूद हो सकती हैं जिनको हमने रेसेसिव में दिखाया है, स्मॉल लेटर्स में दिखाया है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब तीन दिखा दिया, तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं। Continuous variation in qualitative traits results from the combined effects of genetic and environmental variations। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि continuous variation या हम कहें quantitative traits जो है वो जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, दोनों चीज़ों का फाइनल असर जो है वो फिनोटाइप पे पड़ता है। ऐसे ट्रेट्स जिनके फिनोटाइप्स पे जीन या जीन एक्शन और एनवायरनमेंट दोनों का असर पड़ता है उनको हम मल्टीफैक्टोरियल या कॉम्प्लेक्स ट्रेट भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं वो मल्टीफैक्टोरियल या कॉम्प्लेक्स ट्रेट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर इसको सम अप करना चाहें कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स या पॉलीजेनिक ट्रेट्स इनकी क्या क्या खासियत है तो उसके 4-5 पॉइंट्स हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। पहला पॉइंट है कि हर एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग नॉन एलिलिक जीन उसका एक स्मॉल और लगभग बराबर असर पड़ता है। कुल मिला के जितनी भी नॉन एलिलिक जीन्स हैं या एलील्स हैं इंडिविजुअल, वो जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा एडिटिव इफेक्ट और लगभग सभी एलील्स का बराबर इफेक्ट पड़ता चला जाएगा। इफेक्ट ऑफ ईच एलील एडिटिव होता है, कोई डोमिनेंस नहीं होता, हमने डिस्कस किया अभी ऊपर। कोई एपिस्टेसिस नहीं है या इंटरेक्शन नहीं है अमॉन्ग डिफरेंट लोकाई विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रेट। तो अलग अलग जीन्स के बीच में कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं है। वैल्यू ऑफ ट्रेट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई, या सिंपली कहें ट्रेट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये भी पॉइंट हमने देख लिया, तो सम अप हो गया। इसको इलस्ट्रेट करना है हमको, उसको और समझना है, तो अब आते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, वही वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। ग्रेन कलर इन बीट, डार्क रेड
डार्क रेड और ये है वाइट। डार्क रेड का अगर आप जीनोटाइप देखें तो यहाँ पे सारे कैपिटल में 3 जीन्स हैं जिनकी 6 एलील्स, तो सारे कैपिटल में जब आ गए तो ये डार्क रेड हो गया। सारे स्मॉल में आ गए तो ये वाइट हो गया। अब जब एलील बनेगी तो सॉरी गैमीट्स जब बनेंगे इसके, तो गैमीट तो एक ही टाइप का बनेगा। यहाँ जो गैमीट बनेगा वो क्या होगा, ABC हो जाएगा ये गैमीट, और यहाँ जो गैमीट होगा वो सब स्मॉल में बनेगा, ये कैपिटल बड़ा सा। ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो हमको इंटरमीडिएट दिखेगा। कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल दोनों फ्यूज करा दो, इंटरमीडिएट रेड बन गया। इसकी जब सेल्फिंग कराएंगे तो हमको नीचे ये रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। फिनोटाइप के कितने क्लासेस हमको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 7 7 क्लासेस ऑफ फिनोटाइप। कौन कौन सी, ये होगी डार्क रेड। सुनो, ये इंटरमीडिएट रेड की हमने सेल्फिंग कराई तो हमको F2 जनरेशन में इतने फिनोटिपिक क्लासेस मिले, 7 डार्क रेड मिला। रेशियो यहाँ पे लिया जा रहा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं लिया जा रहा है डार्क रेड, लेकिन उसको अभी फिलहाल हम नंबर ही मान लेते। डार्क रेड का 1 मिला। डार्कनेस को कंट्रीब्यूट करने वाली जो एलील्स हैं वो कितनी हैं, उन एलील्स की संख्या है 6, क्योंकि हर एक एलील का एडिटिव इफेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 एलील्स हैं यहाँ पे। कैपिटल का मतलब कि हैं, स्मॉल का मतलब कि नहीं है, सिंपल सी बात है। तो 6 एलील्स हैं तो एकदम डार्क हो गया। मॉडरेट रेड का कितनी संख्या थी, 6, और यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलील्स जो है वो 5 हैं। अब अगर हम इसको डिनोट करना चाहें कि आखिर नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलील्स को आप कैसे दिखाएंगे, कौन सा वाला लगाएं, ये लगाएं, ज़्यादा पतला तो नहीं है, ठीक है। इस केस में मॉडरेट रेट में चूंकि कंट्रीब्यूटिंग एलील्स 5 ही हैं तो हमारे पास कई तरीके की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये वाली कंडीशन अगर होगी तब भी वही असर आएगा, ये वाली कंडीशन होगी तब भी वही असर आएगा, ये वाली कंडीशन होगी तब भी वही असर आएगा, बिकॉज वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एलील्स विच आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो यहाँ भी 5, एक यहाँ पे स्मॉल हो गई, यहाँ भी एक स्मॉल हो गया, यहाँ भी एक स्मॉल हो गया, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली रेड में आएंगे हम तो यहाँ पे संख्या थोड़ा सा और बढ़ी, और यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग एलील्स की संख्या कम हो गई, तो यहाँ पे 2 वेरिएंट्स होंगे, तो इसका मतलब कि हमको और जीनोटाइप्स में वेरिएशंस मिलेंगे। इंटरमीडिएट रेड पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलील्स जो है वो 3 रह गई, यहाँ पे एक ही टाइप का जीनोटाइप आपको मिलेगा, दूसरा आप बना नहीं सकते चाह के भी। कैपिटल स्मॉल यहाँ पे 3 एलील्स हैं तो कैपिटल वाले को हम काउंट करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। लाइट रेड में 2 एलील्स हैं तो अब यहाँ पे भी आप चाहें तो उसी तरह से बना सकते हैं। वेरी लाइट रेड में फिर से 1 है तो इसको भी बना के दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या एक ही एलील रहेगी, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली या ये वाली कंडीशन हो सकती है, या फिर ये वाली कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एक एलील है सिर्फ तीनों केसेस में, तो उससे वेरी लाइट रेड, और कोई भी एलील नहीं है, सारे रेसेसिव, तो मतलब नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एलील्स यहाँ 0 हो गया, कोई भी कैपिटल नहीं है, तो इसकी संख्या भी हमको बहुत कम मिली। अब आप यहाँ पे देखिए रेशियो जो है, जैसे जैसे हम एक्सट्रीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम का मतलब कि डार्क रेड, तो संख्या बहुत कम है। यहाँ पे एक्सट्रीम का मतलब कि वाइट, यानी एक्सट्रीम फिनोटाइप्स की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो संख्या हमको बहुत कम मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे मिडिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो 1 6 15 20 फिर घटना शुरू हुआ, 15 6 1, तो बीच में हमको मैक्सिमम नंबर मिल रहा है। तो इससे एक जो ग्राफ तैयार होता है, कर्व तैयार होता है, वो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथे नंबर का जो था इंटरमीडिएट था, यहाँ पे ऊपर देखिए रेड 20, तो ये नंबर या रेशियो दिखा रहा है बेसिकली, ये तैयार हो गया एक बेल शेप्ड कर्व F2 जनरेशन का। ठीक है, फिनोटिपिक क्लास और इनकी मात्रा कितनी है, इस तरह का जो बेल शेप्ड कर्व तैयार होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, उसको नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
और ये कहीं भी, ये सिर्फ यहीं पे नहीं, बेल शेप्ड कर्व अगर कहीं भी तैयार हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, आप देख के समझ सकते हैं कि बीच में बहुत ज़्यादा होगी मात्रा और दोनों किनारों पे या दोनों एक्सट्रीम्स पे कम होगी। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मीन, जो कि मिड पॉइंट है, इसको मीन कह रहे हैं। एंड वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब विड्थ क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी, कितना ये नीचे एक्सट्रीम्स तक फैल रहा है ये बेल, तो वेरिएंस या विड्थ। विड्थ का एक पॉइंट आपको यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं अभी, तब ये ब्लैक वाला बताएंगे। देखो, विड्थ के लिए हम डायरेक्टली वेरिएंस ना निकाल के कभी कभी क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ले लेते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। बायोस्टैट्स में अब अगले इस साल जो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉलेज में बायोस्टैट्स डिटेल में। तो अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल लिया तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम एज अ मेजर यूज कर सकते हैं उस कर्व की चौड़ाई को निकालने के लिए, या यूं कहें कि उस कर्व का जो स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मीन के अलोंग, उसको पता लगाने के लिए। तो ये मीन है, अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगा तो ये और इधर तक आएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो पता लगाने के लिए हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको मालूम ही है, हमने पहले ही एक तरह से उसको शो कर दिया। दिस इनहेरिटेंस कैन बी एग्जामिन्ड बाय प्रिज्यूमिंग दैट दिस ट्रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ 3 जीन्स। ये आप देख रहे हैं, कैपिटल वाली सारी कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील्स होंगी और स्मॉल वाली नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील्स होंगी। नंबर ऑफ जीन पेयर्स के कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो देख लो, सिंपल है, बहुत बहुत आसान है। कितने जीन पेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉलीजेनिक ट्रेट में, इसको पता लगाने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता है। क्या? F2 प्रोजेनी में जो दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप्स हैं, अगर उनके रेशियो हमको पता चल जाए, जो यहां पे ऊपर देखो, F2 प्रोजेनी में जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है उसके रेशियो अगर हमको पूरी तरह से पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सिंपल सा यहाँ पे है, रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी एक्सप्रेसिंग आइदर एक्सट्रीम फिनोटाइप, आइदर, जैसे ऊपर के एग्जांपल में या तो रेड वाला पता चल जाए या तो व्हाइट वाला पता चल जाए, इक्वल्स टू 1/4 टू द पावर n। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर 1/64 of the progeny in the F2 generation are either of the two most extreme phenotypes। यहाँ पे ऊपर देखो, अगर आप इसको जोड़ें पूरा, 6, 1, 7, 15, 7, 22, 22, 20, 42, 42 और 15 कितना हो गया? 10, 52, 5, 57, 6, 61 नहीं 57, 6, 7, 6, 13, 63, 1, 64। तो टोटल आप अगर इसको काउंट करेंगे तो 64। उस 64 में सिर्फ एक जो है वो इस एक्सट्रीम पे है और एक इस एक्सट्रीम पे है, तो किसी भी एक एक्सट्रीम की हम बात करें तो 1/64, 64 टोटल हो गया। ऑफ द प्रोजेनी इन द F2 जनरेशन आर आइदर ऑफ द टू मोस्ट एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। तो नंबर ऑफ जीन पेयर्स कैसे निकालोगे? 1/64 इक्वल्स टू 1/4 टू द पावर n, 1/4 टू द पावर 3, n इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमने ऊपर देख ही लिया कि यहाँ पे 3 जीन पेयर्स इन्वॉल्व है। नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लासेस कैसे निकालेंगे? अभी तो आपने ऊपर देख लिया आसानी से कि 7 फिनोटिपिक क्लासेस आपको नजर आ रही थी, तो उसको निकालने के लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, 2n+1 आपको कर देना है। n क्या है? नंबर ऑफ जीन पेयर्स। तो नंबर ऑफ जीन पेयर्स ऊपर हमने निकाला और 2n+1 कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लासेस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 जीन पेयर्स थे तो 2 × 3 + 1, यानी कि टोटल हमको 7 फिनोटिपिक क्लासेस यहाँ पे नजर आ जाएंगी। एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे नंबर ऑफ जीन्स, किसी पॉलीजेनिक ट्रेट को कंट्रोल करने वाली नंबर ऑफ जीन्स बढ़ती चली जाती हैं, वैसे ही फिनोटिपिक क्लासेस भी बहुत ज़्यादा इनडिस्टिंग्विशेबल होते जाते हैं एक दूसरे से। फिर उनमें जो अंतर है वो दिखना बहुत कम हो जाता है।
जैसे यहीं पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक जीन इन्वॉल्व है, तो एक जीन की दो एलील्स है ना, ये ए जीन सिर्फ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपको कितने फिनोटिपिक क्लासेस इससे मिल रहे हैं, देखिए ध्यान से। F1 में आपको ठीक है एक ही मिल गया, F2 में आपको 3 फिनोटिपिक क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। अगर दो जीन्स इन्वॉल्व हो गई तो यहाँ पे F1 में तो खैर हाइब्रिड बन जाएगा, लेकिन F2 में दो, तो वही वाला फॉर्मूला था ना 2n+1, तो यहाँ पे दो जीन्स इन्वॉल्व हो गई, तो यहाँ पे फिनोटिपिक क्लासेस आपको कितनी मिलेंगी, 2 × 2 + 1 = 5 फिनोटिपिक क्लासेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, जब तीन जीन्स इन्वॉल्व हो जा रही हैं तो फिनोटिपिक क्लासेस आपको 7 मिलेंगी, 2 × 3 + 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिनोटिपिक क्लासेस। इसी तरह से जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा जीन्स का, वैसे वैसे ये जो फिनोटिपिक क्लासेस है और ज़्यादा इंडिस्टिंग्विशेबल होती चली जाएंगी, यानी कॉन्टिन्यूटी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई। दिस वॉज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस।